हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे पहले हम 6 चैप्टर कर चुके हैं जिसमें अगर हम देखें तो हमने शुरुआत से देखा है कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, उसके बाद सोसाइटी डेवलप हुई है, उसके बाद विचार आए हैं, जनपद व महाजनपद ये आए हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे आगे कि जो एक मौर्य साम्राज्य जो एक बहुत बड़े स्तर पे स्थापित हुआ था, तो वो किस तरीके से हो रहा है उसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट में पीछे का पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पहले एक शुरुआत में पीछे का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अगर आज हम देखें तो आज हम 22 में हैं, ठीक है। और ज़ीरो ज़ीरो से हम पहले का देखते हैं। तो यहाँ शुरुआत में हम देखते हैं तो ये ओरिजिन है, यानी कि उद्भव है सभ्यता का, मतलब मानव का उद्भव है। उसके बाद आप हम देखेंगे, आपने देखा कि 10,000 ईसा पूर्व में 10,000 ईसा पूर्व में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारा एरा जो था ये था। उसके बाद आते हैं हम 27 BC यानी कि 2700 ईसा पूर्व में। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता हमने देखी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1500 BC यानी कि 1500 ईसा पूर्व, जिसमें हम वैदिक काल को देखते हैं, वैदिक कल्चर को देखते हैं। उसके बाद आपका आता है 500 BC आता है, यानी कि 500 ईसा पूर्व आता है, जिसमें हमने महाजनपदों का विकास देखा है। मतलब जनपद से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, इसका विकास हमने देखा है। तो महाजनपद में क्या था कि अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमने बुद्धिज्म पढ़ा है, मतलब बुद्ध का और जैन धर्म ये कैसे उद्भव हुआ, किस तरीके से चीज़ें आई, किस तरीके से लोग इन विचारों से जुड़े हैं, ये चीज़ हमने देखी है। उसके बाद अब आता है जो हमारा प्रेजेंट का चैप्टर है, वो एक मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य 325 ईसा पूर्व में अगर हम देखें तो 325 ईसा पूर्व से जो इसका लास्ट है वो है 185 ईसा पूर्व। इसके बीच में 3 शासक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो अगर हम देखें पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना के रूप में देखते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके आते हैं बिंदुसार, और फिर थर्ड है, जो थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो है अशोक। ये 3 का काल मौर्य साम्राज्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन इनका साम्राज्य एक अलग स्तर पे रहा है। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का अशोक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तो उस टाइम पे मगध में जो शासन था वो था आपका नंद वंश का, ठीक है। नंद वंश, जिसमें घनानंद उस टाइम पे शासन कर रहा था, जिससे युद्ध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो है हमको जो मतलब इसके स्रोत हैं, मतलब ये सब हमको कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है। तो जानकारी जो है वो आपको मिलती है, जानकारी आपको मिलती है अर्थशास्त्र से, ठीक है, और इंडिका। तो इसको कौटिल्य ने लिखा है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी मदद की शासन को स्थापित करने में। इन दोनों ने मिलकर ही घनानंद को हराया था। इंडिका जो कि मैगस्थनीज की है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इंडिका की अगर हम बात करें तो ये बुक हमें मूल रूप से नहीं मिलती है, मतलब ये प्रॉपर इस नाम की कोई बुक हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। हाँ, ये मूल रूप से नहीं मिली है, लेकिन हमें इसके साक्ष्य जो है, मतलब इसके बारे में हमें और बुक्स में हिस्टोरियंस ने या फिर काफ़ी सारे विद्वानों ने लिखा है, इसको इंडिकेट करके लिखा है। जैसे कि जैसे कोई PhD करते हैं तो काफ़ी सारे
हम लोग कोई तथ्य कहीं से उठाते हैं तो उसको कोटेशन करके लिखते हैं कि ये हमने यहाँ से लिया है। तो इस तरीके से इंडिका से लिए गई काफ़ी चीज़ों को राइटर्स ने इस तरीके से इंडिकेट किया है कि हमने ये इंडिका से लिया है। तो इसीलिए कि इंडिका नाम की पुस्तक थी और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें डिटेल मिलती है। मूल रूप से ये किताब अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सेस के मामले में मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो जो एक बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं बुक के अकॉर्डिंगली कि बुक में क्या क्या और डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहला है कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो यहाँ पे आपका एक पिक्चर में ये दिया गया है शेरों वाला स्तंभ, जो कि हमें सारनाथ में स्थापित मिलता है। इसे हमने अपने पैसों पे देखा है। तो ठीक है, इसमें और डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो फिर आपका आर्ट से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब कला से संबंधित हो जाए, कला स्थापत्य से संबंधित हो जाएगा। तो ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर में फोकस्ड है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये स्तंभ दिया हुआ है शेरों वाला। तो ये स्तंभ हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये स्तंभ हमको सारनाथ में स्थापित है, हमें वहाँ देखने को मिलता है। और उसके अलावा हम नॉर्मली, आप सबने देखा होगा कि हमारे पैसों पे ये स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, और इसके और डिटेल में तो कला स्थापत्य में पढ़ेंगे हम। अभी आगे जो चैप्टर में मेन फोकस है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अशोक ने काफ़ी सारे जो अभिलेख हैं वो उत्कीर्ण कराए थे। वो स्तंभों पे भी कराए थे और पत्थरों पे भी कराए थे। ठीक है, तो उसने अभिलेख क्यों लिखे? तो अभिलेख उसने लोगों से जुड़ने के लिए लिखे, क्योंकि उसने साम्राज्य को अपने विस्तार करने के लिए काफ़ी युद्ध लड़े। लेकिन एक युद्ध हुआ जो कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसे अब युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं एक जगह पे। तो तब से उसने प्रण लिया कि वो अब आगे कभी युद्ध नहीं करेगा, धर्म के द्वारा अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। तो इस चीज़ के लिए उन चीज़ों को धर्म के अंतर्गत वो किन किन चीज़ों को बताना चाहता था, लोगों को कैसे जोड़ना चाहता था, अपनी कौन सी ऐसी बातें थी कि वो लोगों को बता सके और लोग उससे जुड़ सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने अभिलेखों के माध्यम से करी, स्तंभों पे गड़वाई, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं ये सब इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जो मेरे आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी इन चीज़ों को सीखें और युद्ध ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कॉलम दिया हुआ है वंश, यानी कि एक ही परिवार के कई सदस्य जो राजा बनते थे, जिसमें आपके मौर्य वंश में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब जैसे कि एक साम्राज्य है तो एक नगर भी होगा उसमें, तो उसमें नगर भी था और उसकी राजधानी भी थी। तो इस टाइम पे जो राजधानी है वो है आपकी पाटलिपुत्र, और वहीं पे इनका जो व्यापार है वो काफ़ी बड़े स्तर पे फैला हुआ है। और इसमें काफ़ी प्रमुख नगर थे जो कि आपके यहाँ मैप में दे भी रखे हैं। इधर आपके हम उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो ये तक्षशिला है। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो साउथ में जाते हैं, साउथ रीजन में, तो ये कावेरी रीजन आपका इधर आता है। और इधर आपका पूरब की साइड हम देखते हैं तो इधर आसाम रीजन आता है। तो यहाँ इतने बड़े स्तर पे इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ उत्तर पश्चिम में हम देखें तो अफगानिस्तान तक ये साम्राज्य जाता है। और इसमें जो मेन था मतलब जो मेन केंद्र थे, प्रमुख केंद्र, वो आपके तक्षशिला था, जहाँ यूनिवर्सिटी थी। उज्जैन था, ये जोड़ता था तक्षशिला से, मतलब उत्तर पश्चिम एरिया को व्यापार के लिए। ठीक है, और आपका जो ये आसाम रीजन है, यहाँ पे जंगल एरिया ज़्यादा था, जिसमें कि काफ़ी ऐसे लोग रहते थे जो अपनी एक अलग संस्कृति फॉलो करते थे। उनका अपना एक अलग खान पान था, अलग तरीके के पोशाक पहनते थे, मतलब कपड़े भी उनके अलग होते थे। जो सामान्य बीच में लोग मिलते थे उनसे अलग मिलता था, जो जंगलों में रहते थे, और अलग तरीके की वस्तुएं वो उपलब्ध कराते थे। ठीक है, और इसमें ये जो जितने भी आपके बिंदु दे रखे हैं रेड रेड वाले, ये सारे वो हैं जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं।
अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ये मैं आपको अभी बता दिया मैंने कि जो ये आसाम वाला रीजन था, इधर की साइड पे जंगल एरिया ज़्यादा था। तो आपका जो जंगल का एरिया है वो मध्य भारत और ये आपका आसाम वाला रीजन ये पूरा आता है। आगे देखते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो क्योंकि राज्य एक छोटे से स्तर पे होता है या एक स्टेट हो गया। साम्राज्य मतलब जिसमें बहुत सारे राज्य शामिल होते हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं, और उसकी रक्षा के लिए हमें बहुत सारे सेना की ज़रूरत होगी और संसाधन भी हमें बहुत ज़्यादा लगेंगे उसकी एक सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो अब आता है आपका साम्राज्य का प्रशासन। तो मतलब साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसको प्रशासित कैसे किया जा रहा है। तो अगर हम इसके बारे में हम देखते हैं तो हमें वही है कि हमें इसके बारे में स्रोत हमको अर्थशास्त्र और इंडिका से ही देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमको मिलते हैं जिनमें हमें प्रशासन में कितने अधिकारी थे, कैसे कैसे प्रशासन हो रहा था, चालन उसका कैसे किया जा रहा था, ये हमको उसमें पता चलता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि साम्राज्य बहुत बड़ा था तो पूरे साम्राज्य पे खाली सम्राट डायरेक्ट कंट्रोल रखे ऐसा तो इम्पॉसिबल था। तो जो पाटलिपुत्र था उस पे जो है सम्राट डायरेक्ट नियंत्रण रख रहा था क्योंकि वो राजधानी थी। और इसके आसपास के जो गांव होते थे, यानी कि पाटलिपुत्र के जो आसपास के गांव थे या फिर कह सकते हैं शहर थे, तो उसमें जो है तो उसमें राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था जो कि उन जगहों पे नियंत्रण रखते थे या उनकी देखरेख करते थे, उनका प्रशासन का संचालन करते थे। ठीक है। और वो अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, जो राजा आदेश देता था उन्हें वही मानना होता था। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें सजा दी जाती थी। उसके साथ ही साथ क्योंकि आज की डेट में तो मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे जासूस होते थे और संदेशवाहक भी कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमें बात पहुंचाने के लिए कोई एक आदमी होता था जिसे संदेशवाहक कहते थे। वो उन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, या फिर कह सकते हैं कि अधिकारियों के पास से राजा के पास और राजा से अधिकारियों के पास पहुंचाता था। हमारे साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत हैं, ये हमने देख लिया है। तो उसमें एक जगह है पाटलिपुत्र जहाँ पे सम्राट जो है डायरेक्ट नियंत्रण कर रहा है। बाकी जो आसपास की जगह हैं उन जगहों पे वो अपने अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है। उसके अलावा कुछ और ऐसे मेन थे जैसे कि तक्षशिला आपका और उज्जैन। ये प्रांत ऐसे थे जो काफी मुख्य थे। तो यहाँ पे राज परिवार का ही कोई सदस्य या फिर कह सकते हैं कि राजा का अपना पुत्र, इनको गवर्नर बना के उन जगहों पे भेजा जाता था और उससे प्रशासन को चलाया जाता था। मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला और उज्जैन वाला जो एरिया है ये व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार को जोड़ता था। तो इधर की साइड पे जो शासन करने के लिए भेजे गए या फिर कह सकते हैं कि उनके गवर्नर जो उस राजा ने बना के भेजे, उन लोगों का ही मकसद होता था कि जो मार्ग हैं और जो नदियां हैं उन पे नियंत्रण रख सके ताकि व्यापार पे नियंत्रण उनका बना रहे। और इस रूट पे इन्हें संसाधन मिलते थे जो कि कर के रूप में भी मिलते थे और भेंट के रूप में भी मिलते थे। इन सबको वो इकट्ठा करते थे। इसका हमें एग्जाम्पल मिलते हैं अर्थशास्त्र में। यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो ये संसाधन थे वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए गए थे। यहाँ कॉलम में आपका दे रखा है कि नजराना कहते किसको है। तो कर है जो आपको रेगुलर पे ही करना है। आप कोई भी नॉर्मली सामान खरीदते हैं या फिर कुछ भी देते हैं तो उसमें आप टैक्स पे कर ही रहे होते हैं। तो जैसे कि आपका टैक्स है, तो जो लोग जॉब करते हैं वो उन्हें हर साल एक पर्टिकुलर उन्हें देना ही पड़ता है। एक पर्टिकुलर मंथ में उनको टैक्स देना ही होता है, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। और जो गिफ्ट है वो आपको रोजाना तो नहीं मिलेगा ना, आपको किसी ओकेजन पे मिलेगा या फिर ऐसे सडनली मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको हर दिन गिफ्ट मिल रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इस मंथ में मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी नहीं होता है। इसीलिए टैक्स जो है वो कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है, और गिफ्ट्स कंपलसरी नहीं था।
ठीक है। मेगास्थनीज ने जैसे कि इंडिका में बताया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो उसमें से कुछ बातें जो यहाँ कॉलम में दी गई हैं उन्हें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि यूनानी राजा था। ठीक है, तो उसमें मेगास्थनीज ने कुछ इस तरीके का विवरण किया है, उसने काफ़ी जगह पे काफ़ी बड़ा चढ़ाकर लिखा है। तो उसका कहना था कि सम्राट जो है, जब कोई ओकेजन होता था या कोई अवसर होता था अच्छा, तो जश्न मनाया जाता था और लोगों के सामने वो जश्न में आता था। उसके साथ ही साथ उसे जब उस जश्न में ले जाया जाता था तो सोने की पालकी होती थी, उसमें ले जाते थे। और जो उसके अंगरक्षक होते थे, यानी कि जो उसकी सुरक्षा करते थे, वो सोने और चांदी की जो अलंकृत हाथी है ना, उन पे सवार आते थे और कुछ पेड़ों को लेकर चलते थे। इसके साथ ही साथ इसका कहना था कि पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था, जो कि सम्राट को चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते थे। उसका मतलब उसका सुरक्षा बल था एक तरीके का वो। उसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो राजा है वो सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। इसका कहना था कि राजा हमेशा डरे होते थे कि कोई उनकी हत्या ना कर दे। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि जो राजा है वो खाना खाने से पहले उसके खाने को नौकर चाखते थे, मतलब राजा डायरेक्ट खाना नहीं खाता था। और ये भी कहा जाता था कि क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था तो उसका महल भी बहुत बड़ा था और वो एक रूम में 2 से या 3 दिन से ज़्यादा नहीं सोता था, ताकि कभी कोई उसकी हत्या ना कर दे। वो अपनी सोने की जगह भी बदलता रहता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त को बहुत छोटा छोटे हिस्सों में जहर देता था, ताकि जो चंद्रगुप्त है वो जहर सहने की शक्ति उसमें आ जाए और जहर उसका कुछ बिगाड़ ना सके। ठीक है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में भी कुछ कहा है। उसका कहना है कि पाटलिपुत्र जो है वो बहुत अच्छा शहर था, मतलब बहुत खूबसूरत शहर था। और जो उसकी दीवारें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसमें करीब 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। उसके साथ ही साथ उसमें जो घर बने हुए थे वो 2 से 3 मंजिल वाले होते थे और लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। उसका कहना है कि जो राजा का महल है वो काठ का बना था और उसमें नक्काशी भी की गई थी, जो कि अलंकृत रूप से थी। और जो राजा का महल था उसके चारों तरफ उद्यान और चिड़ियाओं के लिए बसेरा बना हुआ था। इस तरीके का वर्णन मेगास्थनीज अपनी बुक में करता है कि मौर्य साम्राज्य इस तरीके से था। अब आपका आता है अशोक एक अनोखा सम्राट। तो यहाँ पे हम पहले कलिंग युद्ध का वर्णन ये देख लेते हैं एक बार। तो इसमें दिया गया है कि अशोक ने अपने अभिलेख में कहा कि राजा बनने के बाद मैंने 8 साल बाद कलिंग विजय की, लेकिन 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा मर गए, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लोग मारे जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण श्रवण सब आते हैं। तो वो लोग अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं जो उनके प्यारे होते हैं। तो अशोक का कहना था कि इससे मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है और अब मैंने निर्णय लिया है कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना ज़्यादा अच्छा है, ना कि बलपूर्वक जीतना। और उसने ये भी कहा था कि ये जो अभिलेख है मैं इसलिए खुदवा रहा हूँ ताकि ताकि भविष्य में भी कोई मेरे बेटे या पोते युद्ध ना करे। अब आते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए थे। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आम भाषा थी और इसे लोग आसानी से समझ पाते थे। अशोक का कलिंग युद्ध ये मैंने अभी ऊपर बता दिया कि कलिंग युद्ध के बाद उसका विचार बदल गया और उसने धम्म को अपनाया। ठीक है। अब आता है अशोक का धम्म क्या था। ठीक है, धम्म का मतलब क्या है अशोक के शब्दों में। तो अशोक के अनुसार धम्म का मतलब किसी कर्मकांड को मानना नहीं है या फिर किसी देवता की पूजा करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उसका मानना था कि अगर आप अहिंसा नहीं करते, सबका आदर करते हैं, तो आप धर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था, वो बुद्ध को बहुत मानता था, और उसने बुद्ध के विचारों को सब में फैलाने की बहुत कोशिश करी और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, और वो उसमें सफल भी रहा। उसने धर्म की सहायता से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। और इसके पीछे उसने तर्क दिया था कि जब एक पिता अपने बच्चे को एक अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दे सकता है, कि मतलब कैसे उसे रहना है, कैसे उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो मैं अपनी प्रजा को एक पिता की तरह ही देखूंगा, और मैं अपनी प्रजा को भी शिक्षा दूंगा, एक अच्छी शिक्षा दूंगा, उन्हें जागृत करूंगा, उन्हें अच्छे से हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक साम्राज्य में खाली एक समाज के या फिर एक धर्म के लोग तो नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। उनमें बहुत बार आपस में टकराव हो जाता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो अशोक ने क्या करा कि उसने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम था जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देना। अशोक ने जो अपने संदेश है ना, वो कई सारे स्थानों पे खुदवाए हैं, शिलाओं के रूप में, स्तंभों के रूप में। और उसने अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया हुआ था कि जिनको पढ़ना नहीं आता है, उन्हें वो लोग उन्हें पढ़ के सुनाए। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो वो चीज के बारे में नहीं जान सकता, नहीं। जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके लिए उसने अधिकारियों को रखा हुआ था, वो लोग उनसे लोग उन लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। और लोग, हर एक इंसान, हर एक उसके साम्राज्य में रहने वाला हर एक सदस्य, ताकि उसकी शिक्षा से जुड़ सके, वो क्या बात कहना चाहता है उस चीज को सुन सके, उसने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो अशोक ने जो अपने धर्म का प्रसार किया है, वो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका यहाँ तक किया है। उसने यहाँ तक दूत भेजे हैं। तो अशोक के धर्म में 14 शिक्षाएं आती हैं मेन। तो इसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। उसने सड़कें भी बनवाई हैं और कुएं भी खुदवाए, और विश्राम के लिए मतलब घर भी बनवाए, मतलब ऐसी जगह स्थान बनवाया जहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त उसने जो मनुष्य और जानवर हैं उन दोनों के लिए ही चिकित्सा बनवाए, ना कि केवल मनुष्य के लिए। ये जो चिकित्सा वाला पार्ट है, ये उसकी 14 शिक्षाओं में आता है, या फिर कह सकते हैं ये उसकी 14 राजकीय राजगियों में आता है। वो 14 बातें जो इसने कही थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मैं आपको ऐसे बुक में अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। तो इसमें पहला आपका था कि पशुओं पर रोक, मतलब पशु की हत्या जो है वो नहीं की जाएगी। उसके बाद दूसरा जो था वही कि मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध कराया, और न केवल अपने राज्य में बल्कि अपने आसपास के राज्यों में भी इसने करवाया। उसके साथ ही साथ इसने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया था, जो आपके हैं युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। और चौथी आपकी थी कि युद्ध कोष के स्थान पर ये धम्म की बात करता था, युद्ध करने की बात ये नहीं करता था। उसके साथ ही साथ इसने धम्म महामत नाम की नियुक्ति की थी, जो कि आपको मैंने अभी बता दिया ऊपर, जिसका काम था कि लोगों में धम्म की शिक्षा देना। उसके साथ ही साथ इसका जो छठा आता है, वो था कि वो कहीं भी है, मतलब वो कहीं पे भी है, रानीवास में है या फिर किसी सभा में है, कहीं पे भी है, जनता की कोई भी बात उस तक तुरंत पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, ये उसका आदेश था। उसके साथ ही साथ उसका ये भी कहना था कि सभी संप्रदाय एक जगह पे रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8वीं में इसने ये कहा था कि इसने अपनी जो धम्म यात्रा है वो उसमें करीब 256 रातें बिताई हैं। और 9वां में आपका आता है कि इसने शिलालेख पे खुदवाया कि जो आपके गुरुजन हैं, जो ब्राह्मण या दास हैं या नौकर हैं, उन सभी का आपको आदर करना चाहिए और सबको समान मानना चाहिए, ठीक है। इसने नौकरों के सम्मान और दासों के सम्मान की भी बात की है। उसके साथ 10 जो आता है आपका, उसने बोला है कि यश कीर्ति, यानी कि पैसों की जगह पे धम कीर्ति को सर्वश्रेष्ठ रखा है इसने। और 11th में आपका है धम दान सर्वश्रेष्ठ दान, यानी कि धम का दान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। और जो 12th है आपका, वो है धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक, यानी कि सभी धर्मों में वृद्धि हो, सभी धर्मों का विकास हो। और
13 जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका आता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन इसने किया है, तो इसको उसने बताया है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिटेल में बताया कि कलिंग युद्ध का क्या था और उसने धर्म की स्थापना की। उसके बाद चौथा है, उसमें वो बोलता है कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य और मैं अभी तक सिर्फ 10 शिलालेख ही लगवा पाया हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ करें। तो ये 14 उसकी राजज्ञा थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें से क्वेश्चन अगर देखें तो हम मोस्टली बनता ही है, घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने आपको बता दी है, हालांकि अभी 6 स्टैंडर्ड में ये नहीं दी हुई है, आगे जो स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें आएंगी। ठीक है, ये जो आपका हिस्सा दिया हुआ है, ये पिक्चर जो दी हुई है, ये मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और ये अभी राष्ट्रपति भवन में मिलती है। ठीक है, ये वहाँ रखी हुई है। अब ये आपका एक कॉलम है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। तो इसमें जो है वो अशोक ये कहता है कि आप विभिन्न अवसरों पे अनुष्ठान करें, ये ज़रूरी नहीं है। उसने एग्जाम्पल भी देके समझाया कि इसका कहना था कि जब कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई घर में विवाह होता है किसी का, या कोई ऐसा अनुष्ठान होता है, तो कर्मकांड करने की आपको उस टाइम पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम पे ऐसे कर्मकांड मत करिए, ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान मत करवाइए, वो ज़रूरी नहीं है। बल्कि इसकी जगह पे आप दूसरी रीतियों को माने, जैसे कि आप अपने दासों या नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और बड़ों को आदर करें, और जो जीव हैं उन पे मतलब उनकी हत्या ना करें, और साथ ही साथ जो ब्राह्मण और श्रवण हैं उनको दान दें। इसके साथ ही साथ अशोक ये भी कहता है कि मतलब आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे के धर्म की निंदा करें, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे धर्मों का आदर करना है, सबको सम्मान करना है, और जो एक दूसरे के धर्म में जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करना है। ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं। तो ये उसने अपने संदेश में कहा था अपनी प्रजा से। ये यहाँ पे आपकी बुक में ए अक्षर का विकास दिया हुआ है कि किस तरीके से हुआ। तो अगर आरंभिक ब्राह्मी देखते हैं तो ये इस तरीके का बना हुआ है, फिर देवनागरी आता है ए, फिर बांग्ला में अलग तरीके से है, मलयालम और तमिल में अलग तरीके से है। ठीक है, तो ये आप देख लेना बुक में। ये आपका अनियंत्र दिया हुआ है कि जब मौर्य साम्राज्य उभर रहा था, उसे लगभग 2400 साल पहले ही चीन सम्राटों ने चीन की दीवार को बनाने शुरू कर दिया था, और इसको बनाने के लिए अगर देखें तो करीब 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य जो है वो चलता ही रहा। और ये दीवार जो है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो ऊपर की सतह है बिल्कुल सड़क जैसी चौड़ी। आप जानते होंगे कि काफ़ी चौड़ा है ये, इस पे आप चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी निगरानी के लिए भी बुर्ज बने हुए हैं। अब आपका इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं, और एक कॉलम है, ये व्यापारिक मार्ग है, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। ये मैप आप अच्छे से देख लेना। ये यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है आगे की बात करके। तो इसमें सिक्कों को बताया गया है। देखो, हिंद यवन के सिक्के किस तरीके के थे, जो कुषाण सिक्के हैं वो अलग तरीके के हैं, और शक सिक्का अलग है, और सातवाहन सिक्का अलग तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन है वो 185 ईसा पूर्व के आसपास हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 2200 वर्ष पहले इसका पतन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद कोई ना कोई राज्य तो उभरेंगे। तो उस टाइम पे नए नए राज्य उभरे, जिसमें आपका हिंद यवन था, उसके साथ ही साथ आपका जो है कुषाण थे, फिर आपके आ जाते हैं शक, और फिर आपके आते हैं सातवाहन। ठीक है, एक बार पढ़ लेना बाकी, क्योंकि इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो एक प्रॉपर क्रम से हम चीज़ों को करेंगे तो हमें ज़्यादा ध्यान में रहेंगी, ज़्यादा याद रहेंगी, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, इसको एक बार कॉलम को खुद से पढ़ लेना, बाकी इसके बारे में अभी डिटेल में हम धीरे धीरे आगे चीज़ें पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे ऐसे क्लासेस के लिए और आगे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इशू है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।